लेट्स स्टार्ट। तो देखिए आप, हम अनुप्रयोग कर रहे थे विभव मापी के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग हमने पढ़ लिए थे। चौथा अनुप्रयोग मैं आज लेने जा रहा हूँ। चौथे अनुप्रयोग का नाम है वोल्टमीटर का अंश शोधन। विभव मापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंश शोधन, यह आपका चौथा टॉपिक है। ठीक है, क्या है वोल्टमीटर का अंश शोधन? पहले तो इसको समझते हैं, बाद में करेंगे टॉपिक। तो पहले समझें वोल्टमीटर का अंश शोधन क्या है। तो क्या होगा कि हम जानते हैं कि वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर का मापन किया जा सकता है और विभव मापी की सहायता से भी विभवांतर का मापन किया जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है कि वोल्टमीटर की सहायता से मापा गया मान त्रुटिपूर्ण होता है, जबकि विभव मापी की सहायता से मापा गया मान अधिक यथार्थ होता है, ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा शुद्धता होती है उस मान में, त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है नहीं। तो वोल्टमीटर के अंश शोधन का मीनिंग क्या है? वोल्टमीटर के अंश शोधन का मीनिंग ये कि वोल्टमीटर द्वारा मापे गए पाठ्यांक मतलब होता है पढ़ा हुआ अंक, मापन करने के बाद के 73 सेमी, तो वो क्या है? पाठ्यांक। या 10 वोल्ट, वो क्या है? पाठ्यांक। ठीक है, तो वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक और विभव मापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक, यदि दोनों की तुलना कराई जाए, उनको क्रॉस चेक किया जाए, तो आपको त्रुटि पता लग सकती है। कैसे? कि वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक और विभव मापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक, है ना, दोनों को अगर आप घटाओ, इनका अंतर करो, तो त्रुटि पता लग जाएगी कितनी त्रुटि है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मापा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होगा और विभव मापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक त्रुटि रहित होगा। तो दोनों का अंतर करें तो कितनी त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि का पता लगाया जा सकता है। बोलो, तो इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं बताओ? वोल्टमीटर का अंश शोधन कहते हैं। नहीं कि वोल्टमीटर कितनी त्रुटि कर रहा है, इसका अपन को पता लगाना है। ठीक है, तो वोल्टमीटर के अंश शोधन से आप क्या समझे कि वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक विभव मापी द्वारा मापे गए पाठ्यांक की तुलना में त्रुटिपूर्ण होता है। तो दोनों द्वारा मापे गए पाठ्यांकों की तुलना करना या उनकी जांच करना या उनका अंतर करके त्रुटि ज्ञात करना, यही क्या कहलाता है बताओ? वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। ठीक है, तो हम इस अनुप्रयोग में क्या करने वाले हैं? एक तो वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक लेंगे और एक विभव मापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक लेंगे और दोनों को चेक करेंगे। चेक करने का मतलब कितनी त्रुटि आ रही है, आ रहा है समझ में? दोनों घटा के देखेंगे। तो देखें, शुरू करें। तो देखो अब अपन अनुप्रयोग शुरू करते हैं। तो अंश शोधन का मीनिंग बताया। अंश शोधन का मीनिंग क्या है? वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक और विभव मापी द्वारा मापे गए पाठ्यांक की तुलना करना, उनकी जांच करना, बस यही है इसका मीनिंग। अब अनुप्रयोग कैसे करेंगे? विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी बनाए, तो विभव मापी बनाओ। तो आपको पता है हमने ये ले लिया, एक विभव मापी तार ले लिया, AB ले लिया, ये एक विभव मापी तार है। इसका प्राथमिक परिपथ बनाए। प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा वैसे ही बनेगा जैसे अन्य अनुप्रयोगों में आपने बनाया था। तो ये प्राथमिक परिपथ हमने बना दिया। यहाँ पे लगाया एक सेल, यहाँ लगाई कुंजी और यहाँ धारा नियंत्रक हो गया RH। और AB क्या है बताओ? विभव मापी तार है। तो ये विभव मापी और ये ऊपर वाला क्या हो गया? इसका प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ सभी जगह समान रहता है। प्राथमिक परिपथ की सहायता से क्या किया जाता है? इस विभव मापी तार में एक नियत मान की धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, अब जो भी काम अपन को करना है तो उसके लिए अपन द्वितीयक परिपथ को काम में लेते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक परिपथ में हम क्या करेंगे? तो द्वितीयक परिपथ में देखो, द्वितीयक परिपथ में हम एक मानक सेल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बताओ? मानक सेल, ES मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मानक सेल। और मानक सेल के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, ऐसा सेल जिसका विद्युत भागफल हमें पहले से ज्ञात हो। ठीक है, तो द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल जोड़ा जाता है इस प्रकार से कि उसका धन टर्मिनल विभव मापी तार के धन सिरे पर जुड़ा हो। ठीक है, जोड़ दिया। तो ये हमने मानक सेल जोड़ दिया।
और इसका जो ऋण टर्मिनल है वो एक द्विमार्गी कुंजी के किसी एक टर्मिनल पर जुड़ा होगा। अभी बनाएंगे द्विमार्गी कुंजी, तो देखना आप। फिर इसी में हमें किसका मापन करना है? विभवांतर का। और विभवांतर किसके सिरों पर उत्पन्न होगा? प्रतिरोध के सिरों पर। तो एक प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो इसी में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे नीचे एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये एक प्रतिरोध जोड़ दिया। प्रतिरोध कितना मान लें? R। या प्रतिरोध ना जोड़ो तो इसकी जगह पे एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? जिसमें भिन्न भिन्न मान के बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मान का प्रतिरोध आप यहाँ से लगा सकते हो। तो ये एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया। जोड़ा है नहीं? और लास्ट वाले अनुप्रयोग में मैंने बताया था कि जब यहाँ प्रतिरोध जोड़ेंगे या प्रतिरोध बॉक्स जोड़ेंगे तो यहाँ विभवांतर का मापन करेंगे। तो विभवांतर कब उत्पन्न होगा? जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित करने के लिए एक और सेल चाहिए। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर क्या किया जाएगा बताओ? एक और सेल जोड़ा जाएगा। ऐसे ही है ना, एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया जाएगा। ये परिपथ पूरा हो गया, बोलो कोई दिक्कत? तो इसका नाम दे देते हैं RH1 K1, ये RH2 और K2, और इस सेल का नाम दे देते हैं E, ये प्लस माइनस, और इधर से यहाँ पे क्या आएगी बताओ? धारा आएगी। बोलो आएगी या नहीं? इस सेल से धारा आएगी इसमें। ओके, अब देखो इस प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा तो यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे को यहाँ से, दूसरे सिरे को अपन यहाँ छोड़ देते हैं। इस जगह छोड़ दिया और एक टर्मिनल और लेंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगी आपके पास द्विमार्गी कुंजी। बन गई। तो द्विमार्गी कुंजी के बीच वाले टर्मिनल से क्या जोड़ेंगे? एक धारामापी गैल्वेनोमीटर और फिर इसके साथ एक विसर्पी कुंजी। बना लिया? तो ऐसा परिपथ चित्र बनेगा। अब मैं फिर से आपको बताता हूँ कि परिपथ चित्र की बनावट क्या है। टॉपिक में कुछ भी नहीं है। अगर आपको परिपथ चित्र पता है तो हो गया, सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है इसमें। देखो इसी को देख देख के लिखना है। देखो सर्वप्रथम विभवमापी तार AB लेते हैं जिसके सिरों के मध्य एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ का निर्माण होता है। प्राथमिक परिपथ की सहायता से विभवमापी तार में एक नियत मान की धारा प्रवाहित होती रहती है। विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसका धन सिरा विभवमापी तार के धन सिरे पर जुड़ा हो और ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X पर जुड़ा हो। ठीक है। इसी द्वितीयक परिपथ में एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध बॉक्स के साथ श्रेणी क्रम में एक सेल, एक कुंजी, एक अन्य कुंजी और एक अन्य धारा नियंत्रक भी जोड़ा जाता है धारा प्रवाहित करने के लिए। प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Z पर जुड़ा होगा। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Y से एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी और उसी की सहायता से एक विसर्पी कुंजी जुड़ी होगी। विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर आगे पीछे सरकाया जा सकता है और किसी भी बिंदु पर संपर्क बनाया जा सकता है। तो ये हो गई इसकी बनावट। बोलो हुई है नहीं? अब लेते हैं कार्यविधि, कैसे काम करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हो लैब में। ठीक है। तो कैसे काम करते हैं इस पे तरीका देखना आप। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। हमें x के मान की ज़रूरत पड़ेगी, विभव प्रवणता के मान की आवश्यकता होगी वोल्टमीटर के अंशोधन के लिए। तो सबसे पहले विभव प्रवणता का मान निकालेंगे। ये जो तार है ना AB, इस AB तार के लिए विभव प्रवणता का मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं? मानकीकरण में बताया था आपको। तो मानकीकरण में क्या बताया था? एक मानक सेल जोड़ा जाता है। तो मानक सेल यहाँ जोड़ रखा है। तो शुरू करें मानकीकरण। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम कुंजी K1 को बंद करेंगे। कुंजी K1 को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कुंजी K1 बंद करते ही द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Y के मध्य कुंजी लगा देंगे। X और Y के मध्य कुंजी लगा दी। तो कुंजी लगाते ही क्या हुआ कि ये जो मानक सेल है ये परिपथ में आ गया। बोलो आ गया है? ये मानक सेल किस में आ गया बताओ? परिपथ में आ गया। और इधर कुंजी नहीं लगी हुई है। तो ये वाला परिपथ अभी इस परिपथ से विच्छेद है, ये अलग है, इसका कोई रोल अभी नहीं है। ठीक है। तो ये मानक सेल इस परिपथ में आ गया।
अब जैसे ही मानक सेल परिपथ में आया तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, क्योंकि मानक सेल के कारण यहाँ धारा प्रवाहित होगी तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस विसर्पी कुंजी को इस तार पे आगे पीछे सरकाएंगे और यहाँ विक्षेप देखते रहेंगे और विसर्पी कुंजी को ऐसी जगह पर रोकेंगे जहाँ पे इस धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, 0। तो हमने इसको आगे पीछे सरकाया और सरका के मान लो ये कोई ऐसा बिंदु है C बिंदु जिस पर धारामापी में क्या प्राप्त हुआ, शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ। तो यदि धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ तो देखिए आप यहाँ तक पहुँचे अपन, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा बिंदु ढूंढा जिस पर धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। और धारामापी विक्षेप शून्य हो गया C बिंदु पे, तो C बिंदु को क्या बोलेंगे, संतुलन बिंदु। और इसकी धनात्मक सिरे से लंबाई ये क्या कहलाएगी बताओ। अब ये जैसे इसको ES नाम दिया तो संतुलित लंबाई को नाम क्या देता हूँ, LS। इससे याद रहेगा ये संतुलित लंबाई किसके लिए है, मानक सेल के लिए। ठीक है, तो बताओ ये संतुलित लंबाई आ गई। तो विभवमापी के सिद्धांत से, विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है, V समानुपाती L। V मतलब विभवांतर, विभवांतर कितना हो गया बताओ, ES समानुपाती लंबाई कितनी हो गई, संतुलित लंबाई LS। तो ES बराबर कितना आ गया बताओ, समानुपाती हटाएं तो XLS। तो x का मान क्या आ गया बताओ, ES बटे LS। बोलो आया है नहीं। अब बताओ ES क्या था, मानक सेल। मानक सेल का विद्युत भागबल हमें पता है, यहाँ रख देंगे। और ये लंबाई किसने नापी है, हमने नापी है, तो ये इसका मान भी हमें पता है, यहाँ रख देंगे। हल करेंगे तो क्या पता लग गया, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का मान हमें पता लग गया। बोल लगा है नहीं, पहला स्टेप ये करना है। तो हमने इस विभवमापी का मानकीकरण कर लिया। मानकीकरण मतलब इसकी विभव प्रवणता का मान पता कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है कि अब ये जो है ना टर्मिनल X और Y, इसके बीच में से ये कुंजी हम हटा देंगे। कुंजी हटाते ही ये मानक सेल परिपथ से अलग हो गया, टूट गया ये परिपथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुंजी K2 को बंद करेंगे। K1 तो बंद रहेगी, साथ में K2 को बंद करेंगे। K2 को बंद करके और टर्मिनल Y और Z के बीच में एक कुंजी लगा देंगे। तो कुंजी K2 को बंद करके टर्मिनल Y और Z के बीच में एक कुंजी लगा देंगे। तो यहाँ कुंजी लगाते ही अब देखना आप, ये इधर से ऊपर से आए, यूँ आए, इधर से गए, यूँ गए और ऐसे आ गए। तो आप देख पा रहे हो ये जो प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स आ गया परिपथ में। बोलो आया है, आ गया। अब इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकाल लो, R ओम। R ओम, R ओम मतलब 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 3 ओम, जो आपकी इच्छा। समझ में आया नहीं। तो हमने प्रतिरोध बॉक्स में से एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकाला। निकालने का मतलब होता है यहाँ लागू करना, वहाँ आप सीखोगे लैब में। प्रतिरोध निकालना वर्ड का मीनिंग क्या है कि यहाँ वो लागू हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकाला। अब क्या होगा कि ये परिपथ ऐसे काम करेगा, प्राथमिक परिपथ जो है वो इधर से काम करेगा, यूँ, ऐसे, यूँ, यहीं करेगा। अब जैसे ही प्रतिरोध निकाला, इस सेल से यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये जो विभवांतर होगा वो मानक सेल के विद्युत भागबल से अलग होगा। तो जब यहाँ आप देखोगे तो धारामापी में फिर से विक्षेप आएगा। विक्षेप आएगा तो विसर्पी कुंजी को फिर आगे पीछे सरकाएंगे और ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जहाँ पर धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। अगर ये इसके सिरों पर विभवांतर इस सेल के विद्युत भागबल से कम है तब तो बिंदु इधर मिलेगा, और अगर ये विभवांतर ज़्यादा है तो बिंदु किधर मिलेगा, इधर, क्योंकि विभवांतर लंबाई के साथ बढ़ता है नहीं। तो विभवांतर ज़्यादा है तो लंबाई ज़्यादा मिलेगी और विभवांतर कम है तो लंबाई कम मिलेगी। समझ में आ रहा है, V समानुपाती L होता है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि जैसे हमने यहाँ जोड़ा तो ये धारामापी, पहले तो यहाँ संतुलित था, ये पहले विक्षेप कितना था, शून्य था ना, किसके लिए, सेल के लिए। लेकिन सेल को हटा के प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा
तो अब यहाँ पे विक्षेप शून्य नहीं रहेगा, कोई ना कोई विक्षेप आ जाएगा। तो विक्षेप आने के बाद फिर विसर्पी कुंजी को आगे पीछे सरकाएंगे तो कोई एक अन्य बिंदु डी ऐसा मिलेगा जिस पर पुनः धारामापी में विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य। इस बिंदु को संतुलन बिंदु बोलेंगे और धन सिरे से इसकी लंबाई को क्या बोलेंगे, संतुलित लंबाई। ये संतुलित लंबाई किसके लिए आई, प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए आई या नहीं। तो मान ले इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, वी डैश। कितना मान ले बताओ, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, वी डैश। तो ये विभवांतर संतुलित लंबाई के क्या होगा बताओ, समानुपाती। विभवमापी के सिद्धांत से ये इसके समानुपाती होगा। समानुपाती होगा तो समानुपाती का चिन्ह हटाओ तो एक्सएल, और एक्स का मान हमने पहले ही ज्ञात कर लिया यहाँ, तो एक्स का मान यहाँ रख देंगे तो वी डैश बराबर ई एस बटे एल एस इंटू एल। ये हल कर लिया था अपन ने। और एल किसने नापा है, हमने नापा है, इसका मान भी पता है। यहाँ रखो तो यहाँ रखने के बाद आपको ये मिल जाएगा प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर कितना आएगा बताओ, वी डैश। अब ये विभवांतर किसकी सहायता से मापा गया है, विभव मापी की सहायता से। किससे नापा गया बताओ, विभव मापी की सहायता से मापा गया है। मतलब ये सटीक मान है, यथार्थ मान है, कम से कम त्रुटि वाला मान है, शुद्ध मान है मतलब ये, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वोल्टमीटर के अंशोधन की, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी लेना होगा। तो वोल्टमीटर विभवांतर का मापन कैसे करता है कि वोल्टमीटर को तो सीधे ही लगा दो दोनों सिरों पर, तुरंत विभवांतर बता देगा, उसमें इतनी प्रक्रिया करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी परिपथ में इस प्रतिरोध आर के दोनों सिरों पर, यहाँ दोनों सिरों के बीच में एक क्या लगा देंगे बताओ, वोल्टमीटर लगा देंगे। तो वोल्टमीटर में तो कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरत है ही नहीं, वोल्टमीटर तो सीधे यहाँ पे क्या बता देगा बताओ, विभवांतर बता देगा। दोनों सिरों के बीच में जोड़ो तुरंत बता देगा, बताएगा या नहीं। कभी देखिए गेहूँ पिसाने गए हो कभी आटे की चक्की पे, एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लगा होता है, उस पर 2 मीटर लगे होते हैं। जैसे मशीन चालू करते हैं दोनों की सुइयाँ ऊपर, एक अमीटर होता है एक वोल्टमीटर। अमीटर धारा का मान बताता है, वोल्टमीटर विभवांतर तुरंत बताता है, उसमें कोई प्रक्रिया थोड़ी करते हैं। वो कोई विसर्पी कुंजी या गैल्वेनोमीटर लेके घूमता है क्या उसके आसपास, नहीं, तुरंत बताता है। तो ये जो वोल्टमीटर है इसको सीधे यहाँ दोनों सिरों के मध्य जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे अपना विभवांतर बता देगा। तो जैसे यहाँ बताया मान लो 2 वोल्ट, तो ये तो डायरेक्ट मिल गया। तो मान लेते हैं कि वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक कितना है बताओ, V। मान लिया कि वोल्टमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक क्या है, तो इसमें कोई गणना करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये तो आपको सीधे सीधे बता देगा वोल्टमीटर तो डायरेक्ट ही अपने पाठ्यांक को। तो इसके द्वारा मापा गया पाठ्यांक V है। तो आप समझ पा रहे हो, V डैश किससे नापा है, विभव मापी की सहायता से, और V मान किससे मापा है, वोल्टमीटर की सहायता से। और हमें पता है कि ये वोल्टमीटर की सहायता से मापा गया मान क्या होगा, त्रुटिपूर्ण होगा और ये अति शुद्ध होगा। बोलो होगा यार। तो इनकी तुलना करें, तो तुलना कैसे करें, दोनों घटा के देखो। तो डेल V कितना आएगा बताओ, V माइनस V डैश या V डैश माइनस V, डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है। जब भी अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो डेल V बराबर V माइनस V डैश या V डैश माइनस V। तो दोनों को घटाते ही आपको त्रुटि पता लग जाएगी, कितने की त्रुटि हुई। समझ में आया, दोनों को घटाते ही त्रुटि पता लग जाएगी कितने की त्रुटि हुई। त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप किसको बड़ा मानते हो उसके आधार पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, समझ आया। तो इस तरीके से अपन त्रुटि का पता लगा सकते हैं, और त्रुटि का पता लगा सकते हैं तो मतलब वोल्टमीटर का अंश शोधन हो गया है। अंश शोधन वर्ड का मीनिंग ही यही है कि वोल्टमीटर से मापे गए पाठ्यांक और विभव मापी से मापे गए पाठ्यांक की तुलना करना। क्लियर है। तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, ये कार्यविधि फिर से समझेंगे आप, ठीक है। तो कार्यविधि में क्या करना है आपको, बड़ा आसान है कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद करेंगे। ये तो खुली रखो, कुंजी K1 को बंद किया, टर्मिनल X और Y के बीच में एक कुंजी लगा दी, मानक सेल परिपथ में आ गया, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ, विसर्पी कुंजी को आगे पीछे सरकाया,
और ऐसा बिंदु ढूंढा जिस पर धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ। माना वो बिंदु सी है, सी को संतुलित बिंदु बोला और उसकी यहाँ से लंबाई को संतुलित लंबाई बोला, तो ये संतुलित लंबाई इसके लिए आ गई। तो विभव मापी का सिद्धांत लगाया, V समानुपाती L, तो ES समानुपाती LS, तो x का मान निकल के आ गया, x बराबर ES बटे LS। दूसरे स्टेप में क्या किया, यहाँ से कुंजी हटाई, कुंजी K2 को बंद किया, प्रतिरोध बॉक्स में से एक निश्चित मान R का प्रतिरोध निकाला और टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल Y और Z के बीच में एक कुंजी लगा दी। तो अब मानक सेल परिपथ से हट गया और ये प्रतिरोध बॉक्स से ये परिपथ में आ गया नहीं। तो अब हमने देखा कि धारामापी में पुनः कोई विक्षेप उत्पन्न हुआ। इस विक्षेप को वापस शून्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस विसर्पी कुंजी को फिर आगे पीछे सरकाएंगे तार पे और ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जिस पर धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। तो धारामापी में विक्षेप शून्य हो गया, मान लो डी बिंदु पर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाएगी बताओ, संतुलित लंबाई कहलाएगी। तो ये संतुलित लंबाई किसके लिए आई, प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए। मान लो कि ये विभवांतर कितना है, V डैश, तो V डैश बराबर क्या है, V डैश समानुपाती L, तो V डैश बराबर XL, X का मान यहाँ रख दिया, V डैश पता लग गया। V डैश क्या है, प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर किसकी सहायता से मापा, विभव मापी की सहायता से मापा। और इसके दोनों सिरों पर एक लगा दें वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की सहायता से मापा गया वोल्टेज क्या मान लेते हैं, V, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ गया, विभव मापी का पाठ्यांक आ गया, दोनों का अंतर कर दो तो आपको त्रुटि पता लग गई। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर का अंश शोधन। ठीक है, इसमें इस टॉपिक में एक अंश शोधन वक्र और बना रखा है, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो रीडिंग लेके बनाया जाता है तो ज़्यादा बेटर लगता है। वो जब प्रैक्टिकल करते हैं रीडिंग सामने हो तब बनाने में आसानी रहती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, वो वही समझाएंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं अपन, ये चौथा अनुप्रयोग था। अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो पांचवा अनुप्रयोग जो है वो बोनस गिफ्ट है इसके साथ, मतलब इसी के साथ हो जाएगा। तो पांचवा अनुप्रयोग इसी के साथ ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है इस परिपथ में। तो पांचवा अनुप्रयोग क्या है बताओ, अमीटर का अंश शोधन। क्या है बताओ, अमीटर का अंश शोधन। ठीक है, तो बताओ अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, पहले तो ये बताओ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर मापा जाता है, उसको सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पढ़ा है ना। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, ऐसे ही अमीटर की बात करें, अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का मान ज्ञात किया जाता है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम मतलब लगभग शून्य होना चाहिए, क्योंकि जब प्रतिरोध न्यूनतम होगा तभी तो अमीटर में से ज़्यादा से ज़्यादा धारा गुजरेगी, और जितनी ज़्यादा धारा गुजरेगी उतना अच्छा मापन होगा। ठीक है, तो अमीटर का अंश शोधन, तो अंश शोधन वर्ड का मीनिंग क्या है, वही है कि विभव मापी द्वारा मापे गए पाठ्यांक और अमीटर द्वारा मापे गए पाठ्यांक दोनों की तुलना करना या दोनों की जांच करना, यही क्या कहलाता है बताओ, अमीटर का अंश शोधन। कैसे करते हैं, प्रक्रिया देखो, एक विभव मापी ले लिया अपन ने, एक विभव मापी ले लिया, कौन सा बताओ, AB, और वही प्राथमिक परिपथ बना दिया EP, K1 और RH1। प्राथमिक परिपथ ऐसा ही रहेगा। द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल जोड़ दिया, जैसे पिछले में जोड़ा था वैसे ही सेम टू सेम एक मानक सेल जोड़ दिया, और साथ में ये सब जुड़ेंगे। बस थोड़ा सा परिवर्तन क्या करना है कि जहाँ अपन ने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा था ना, इस प्रतिरोध बॉक्स की जगह 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ना है। क्या जोड़ना है बताओ, 1 ओम का प्रतिरोध। यहाँ प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रतिरोध आ गया कैपिटल R। अब यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ना है। कारण क्या है, क्यों जोड़ेंगे 1 ओम का प्रतिरोध, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि देखो, विभव मापी किसका मापन करता है, विभवांतर का, और अमीटर किसका मापन करता है, धारा का। तो अमीटर से धारा नापेंगे तो विभव मापी से धारा माप सकते हैं क्या, नहीं माप सकते। लेकिन एक तरीका है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, जुगाड़ू है। ठीक है, तो कैसे जुगाड़ लगाया आप देखो,
कि विभवांतर का फॉर्मूला होता है ओम के नियम से V बराबर IR, होता है या नहीं। हमने क्या कर दिया, 1 ओम प्रतिरोध लगा दिया, तो 1 ओम प्रतिरोध लगा दिया, R का मान 1 रख दो, तो क्या आ गया बताओ, V बराबर I। मापो ना, विभवांतर ही मापो, लेकिन वो विभवांतर किसके बराबर रहेगा बताओ, तो धारा नप गई या नहीं बताओ। तो इसे बोलते हैं जुगाड़, समझ में आया। और अगर कुछ 1 ओम के अलावा और कोई प्रतिरोध लगाओगे तो फिर धारा का मापन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो धारा का मापन करना है तो 1 ओम लगा देते हैं। तो देखो आप, हमने क्या करना है कि ये जो परिपथ है, जो वोल्ट मीटर के अंशोधन का वो जो परिपथ है, वो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं है उसमें, थोड़ा सा यहाँ चेंज है बस। क्या क्या प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं, या 1 ओम के प्रतिरोध की कुंडली लगा देते हैं। 1 ओम कुछ भी लगा दो मतलब, पर 1 ओम उसका प्रतिरोध होना चाहिए, समझ में आया। दूसरी बात, उसमें वोल्ट मीटर लगाया था, कैसे लगाया था, समांतर क्रम में, लेकिन इसमें अमीटर लगाना है, और अमीटर कैसे लगता है, श्रेणी क्रम में। तो अमीटर श्रेणी क्रम में लगता है, तो अमीटर को इधर लगाया जाएगा श्रेणी क्रम में, यहाँ ये अमीटर लग गया, वो लगाया नहीं, प्लस माइनस, ये अमीटर लग गया। ध्यान रहेगा, वोल्ट मीटर को तो कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम में, और अमीटर को कहाँ लगाते हैं, क्लियर है, कोई डाउट। आप चाहो तो ये तार यहाँ जोड़ दो, आगे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको यहाँ ना जोड़ के ऐसे जोड़ लो, ऐसे ही हो, यहाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया या नहीं, बोलो। तो ये कर लिया अपन ने। अब देखो आप ध्यान से, क्या करने वाले हैं अपन, कुछ नहीं करना, सब कुछ उसी के जैसा है। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे, और यहाँ पे टर्मिनल X और Y के बीच में कुंजी लगा देंगे। कुंजी लगाते ही ये जो मानक सेल है ये परिपथ में आ गया, विसर्पी कुंजी को आगे पीछे सरकाया, धारामापी में विक्षेप शून्य बनाया, मान लो बिंदु C पर बना, संतुलित लंबाई आ गई LS, तो वही फार्मूला बन गया, V समानुपाती L ES LS, X का मान आ गया, ये आ गया, मानकीकरण कर लिया अपन, किया है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कुंजी K2 को बंद करेंगे, ये तो हटा लेंगे, X और Y के बीच में से कुंजी हटा लेंगे, कुंजी K2 को बंद कर देंगे, और यहाँ पे Y और Z के बीच में कुंजी लगा देंगे। तो मानक सेल परिपथ में से हट गया, और अब कौन आ गया बताओ, 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध इस परिपथ में आ गया, 1 ओम प्रतिरोध इस परिपथ में आ गया। ये तो उपकरण है, इसका कोई काम नहीं है, ये तो उपकरण है जो मापन करता है। अवयव क्या है, विद्युत अवयव क्या है, ये 1 ओम प्रतिरोध। तो 1 ओम प्रतिरोध क्या आ गया, परिपथ में आ गया, तो धारामापी में कुछ विक्षेप प्राप्त होगा। तो फिर क्या करें, विसर्पी कुंजी को तार पे आगे पीछे सरकाओ, और कहीं पे एक ऐसा बिंदु ढूंढो जिस बिंदु पर पुनः धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। तो वो बिंदु संतुलन बिंदु कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाएगी, संतुलित लंबाई होगी या नहीं। अब ये संतुलित लंबाई किसके लिए आई है, 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के लिए आई। तो मान लेते हैं 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, V', इसके लिए संतुलित लंबाई L, तो V' समानुपाती L, तो V' बराबर कितना आ गया बताओ, XL। सब कुछ वैसा ही चल रहा है, तो V' बराबर XL आ गया। X का मान रख दिया यहाँ से, ये रख दिया, सब कुछ वही है, बस चेंज क्या करना है। अब ओम के नियम से V' की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, I' लिख सकते हैं। ओम के नियम से V बराबर IR लिखेंगे या नहीं, तो ओम के नियम से V' की जगह I'। I' क्या है, I' यहाँ प्रवाहित होने वाली धारा, तो I' तो ऐसे ही रहेगा, और R प्रतिरोध कितना लिख देंगे, 1 ओम। तो यहाँ पे प्रतिरोध 1 ओम लिख दिया, तो 1 ओम लिखते ही I' का मान आ गया, तो धारा का मान ज्ञात कर लिया। किसकी सहायता से ज्ञात किया, विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक क्या है, I' है या नहीं, विभव मापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक क्या है, I' है।
और अमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक, तो अमीटर में तो कोई प्रक्रिया करनी नहीं है, अमीटर लगा हुआ है, सीधे यहाँ जाके देख लो कितना है 4 एम्पियर ऐसे। तो मान लेते हैं कि अमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक कितना है बताओ आई, और हम ये जानते हैं अमीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होगा और विभव मापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक त्रुटि रहित होगा। तो दोनों की तुलना करनी है तो क्या निकालेंगे, डेल आई बराबर आई डैश माइनस आई या आई माइनस, तो इससे पता लग जाएगा कितनी त्रुटि हुई या नहीं। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, अमीटर का अंश शोधन। तो दोनों टॉपिक एक से ही थे या नहीं, एक में तो प्रतिरोध बॉक्स और उसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ना है, दूसरे में उसकी जगह पे 1 ओम का प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ना है, बस इतना सा अंतर है। तो ये होते हैं आपके विभव मापी के अनुप्रयोग कंप्लीट। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो है कि विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या। विभव मापी का सिद्धांत है ना ये V समानुपाती L, इसमें विभव प्रवणता आती है x। तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के कई फॉर्मूले बनते हैं, 5-6 फॉर्मूले बनते हैं। तो उसकी व्याख्या करनी है कि वो फॉर्मूले कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या फॉर्मूले, क्योंकि उस पर आधारित तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, उपस्थित हैं अपने बुक में। तो आज के लिए इतना ही, वो कल ख़त्म कर देंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे कल, ठीक है।